नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित सर फिर से आपका स्वागत करता हूं जीके के 5 मिनट शो में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। मतलब मूल अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव। जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वे मूल अधिकारों में उसी तरह से बने रहते हैं जैसे सामान्य परिस्थितियों में है, या वे आपातकाल के दौरान उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक हमारा है आपातकाल के दौरान क्या इफेक्ट पड़ता है मूल अधिकारों पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपातकाल की। तो बच्चों, आपातकाल वैसे तो आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं और वे 3 प्रकार हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। मैं यहां आपको आपातकाल नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, जबकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो जो हमारा टॉपिक है, मूल अधिकारों पर कौन से आपात का प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चा समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात पर या राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर प्रभाव मतलब ये हुआ बच्चा कि राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में है, वित्तीय आपात जो कि 360 में है, इन दोनों की यदि घोषणा लागू है तो मूल अधिकारों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मूल अधिकारों पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो केवल और केवल राष्ट्रीय आपात के समय लगेगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि जो ये राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगता है। तो ये वाली बात आप समझिएगा कि राष्ट्रीय आपात के लगने के 3 आधार हैं। 3 आधार हैं। युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। इन 3 कंडीशन के आधार पर ही राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध का मतलब हो गया किसी देश के द्वारा पहले से पूर्व नियोजित तरीके से ऐलान करके, घोषणा करके युद्ध किया जाए। बाह्य आक्रमण का मतलब है किसी दूसरे या पड़ोसी देश के द्वारा अचानक से सेना, मतलब जो सीमाएं हैं, उनको अतिक्रमण करते हुए आक्रमण कर दे। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ कि भारत में ही रहने वाले लोग भारत सरकार के, भारत संविधान के, भारत शासन के विरुद्ध हाथों में हथियार लेकर विद्रोह करना शुरू कर दें। गृह युद्ध जैसी स्थिति भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये 3 स्थितियां हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब वे कौन से अनुच्छेद हैं, अब हम यहां बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात इन आधारों पर लग गया। अब राष्ट्रीय आपात इन आधारों पर अगर लग जाता है तो फिर मूल अधिकारों पर कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, इन कंडीशन में 2 आर्टिकलों को आपको याद करना रखना होगा, 2 अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक है अनुच्छेद 358, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359
ये दोनों आर्टिकल क्या बात करते हैं? ये दोनों आर्टिकल इस बात को कह रहे हैं कि 358 तो कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा, जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है, तो ठीक उसी समय होती है, तो तत्काल प्रभाव से इसको स्वतः भी लिख सकते हैं, स्वतः अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, अर्थात इसका मायने ये हुआ कि राष्ट्रीय आपात के 3 आधार मैंने आपको बताए। राष्ट्रीय आपात भारत में 3 कंडीशंस पर लग सकता है, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। यहां सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आपात लगते ही कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? आपका आंसर आगा अनुच्छेद 19। यहां सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय आपात लगते ही कौन सा मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है? आपका आंसर आएगा अनुच्छेद 19। लेकिन कब? यहां रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय आपात लगते ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, निलंबित हो जाता है, लेकिन वहां पर एक शर्त दी हुई है कि राष्ट्रीय आपात या तो युद्ध के आधार पर लगा हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो। अर्थात बच्चों, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात भारत में लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 निलंबित तभी होगा जब राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद प्रावधान करता है 358। 359 क्या कहता है? 359 अनुच्छेद कहता है कि अब शेष कौन से? 19 को छोड़कर, 19 तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अब बात करता है शेष मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। कंडीशन वही है, कंडीशन एक ही है, राष्ट्रीय आपात लगने पर ही निलंबित होंगे। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अब बचते जितने भी हैं, मैं भी इसका अब बात भी बताऊंगा आगे, लेकिन बचते जितने भी हैं, अभी आप इतना समझ लीजिएगा, जितने भी अनुच्छेद बचते हैं उनको राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। और ये तभी कंडीशन बनती है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस अनुच्छेद को या इस प्रावधान को या इस मूल अधिकार में वर्णित किसी भी प्रावधान को निलंबित कर देना चाहिए। मूल संविधान से यही प्रक्रिया लागू थी, लेकिन समय बीता, समय आगे बढ़ा और आपातकाल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा शानदार आपका क्या है? संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन है जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। बच्चे, ये जो संविधान संशोधन है 44वां 44, ये 1978 में आया था। अब ये 1978 वह दौर है कि हिंदुस्तान में अभी अभी इमरजेंसी समाप्त हुई है। इमरजेंसी आप जानते हैं, जो तीसरी इमरजेंसी है, 3 राष्ट्रीय आपात आज तक लग चुके हैं, जो तीसरी इमरजेंसी, तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा था
वो 1975 में 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी सरकार में लगा था। इंदिरा गांधी सरकार ने ही आपातकाल के दौरान सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और उसी क्रम में उसी दौर में उन्होंने 42वां संविधान संशोधन कराया था। बहुत कुछ अपने फेवर में कर लिया था, ये सब आप जानते होंगे। फिर सत्ता परिवर्तन होता है 1978 में, इमरजेंसी हटती है, भारत में चुनाव होते हैं और मोरारजी देसाई की सरकार आती है। सरकार जब आती है तो वो अनुच्छेद 42 को काउंटर, यानी अनुच्छेद 42 में जो कुछ चीजें ऐसी थोप दी गई थी जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा तानाशाह बना दिया गया था, उसको काउंटर करने के लिए संविधान में पुनः संशोधन कराते हैं और अब जन्म होता है 44वें संविधान संशोधन का, जो कि कब आया था? 1978 में, जस्ट इमरजेंसी के बाद। तो इसमें बच्चा यह बात जोड़ी गई कि भैया इमरजेंसी यदि लागू होती है तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही खत्म हो गया, बाकी को राष्ट्रपति खत्म कर सकते हैं, लेकिन हर हालात में कुछ अधिकार रुके रहने चाहिए और ऐसे दो मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 44 के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि वे दो मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। तो 44वां संविधान संशोधन, इसमें एक प्रावधान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे इसमें प्रावधान थे, लेकिन जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें साफ साफ कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकार में दिए गए मूल अधिकार में दिए गए मूल अधिकार कभी निलंबित, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते। इमरजेंसी में कोई सी भी कंडीशन हो जाए, ये दो मूल अधिकारों में दिए गए जितने भी आपकी आजादी हैं, आपकी स्वतंत्रताएं हैं, क्या है मैं बता देता हूं। जो अनुच्छेद 20 है वो आप समझिएगा दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार है। किससे संबंधित अधिकार है? ये दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है कि कब आपको दोष सिद्ध दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 21 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 21 है बच्चा, ये आप पता होगा आपको, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दोनों जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति को प्राप्त, ये दोनों जो मूल अधिकार हैं ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। राष्ट्रपति भी इनको निलंबित नहीं कर सकते, संसद भी इनको निलंबित नहीं कर सकती, कोई सी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए सकते। और ये व्यवस्था कब की गई है बच्चा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान ये व्यवस्था की गई है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। अभी मैंने आपको यहां पर जस्ट बताया, मैंने जस्ट अभी आपको यहां बताया कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है, कंसेप्ट समझ गए? जब राष्ट्रीय आपात लगेगा दो शर्तों पे, राष्ट्रीय आपात दो शर्तों पे लग रहा है, कौन कौन सी? युद्ध और बाह्य आक्रमण। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनकर आया? कोई सी भी स्थिति हो जाए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी समाप्त नहीं हो सकते, आज की स्थिति पे बन गई है। और तीसरा, जितने भी इनके अलावा 19 स्वतः खत्म हो गया, 20-21 तब निलंबित हो नहीं सकते, तो अब जितने बचे हैं वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां एक और बता देता हूं कि जो ये वाली बात मैंने लिखी है आपको कि राष्ट्रपति के आदेश से कोई भी मूल अधिकार निलंबित हो जाएगा, 19 अपने आप हो जाएगा 20-21 को छोड़कर, तो आप ध्यान कर लीजिएगा, यदि इस स्थिति में, यदि ऐसे आदेश से कोई मूल अधिकार निलंबित होता है,
ऐसे आदेश से कोई मूल अधिकार निलंबित होता है तो उस की उल्लंघन की स्थिति में उसके उल्लंघन की स्थिति में वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा। वह वाद योग्य नहीं रह जाएगा। बच्चा, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको अभी समझाऊंगा। और ये जो मैंने पूरी बात लिखी है, ये बात अनुच्छेद 32 से संबंधित है। क्या है, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। ये पॉइंट ये कह रहा है, अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो इस बात को कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, चाहे वो सरकार कर रही है या कोई सरकारी संस्था कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक्टिव फॉर्म में जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, रिटें जारी कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, रिटें क्या होती हैं। और ये रिटें जब जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो इन रिटों को जारी करने का उद्देश्य होता है कि मूल अधिकारों की रक्षा करना। अर्थात कॉन्क्लूजन पॉइंट निकल कर आता है कि हमारे संविधान के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सौंपी गई है। अब बच्चा, यहां पर जो बात कही गई है कि मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लग गया, अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो गया, अनुच्छेद 20-21 समाप्त हो नहीं सकते। अब राष्ट्रपति ने बचे हुए किसी भी मूल अधिकार को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया कि भाई ये अभी हाल ही में जब तक आपातकाल रहेगा ये आर्टिकल लागू नहीं रहेगा। तो अब मान लीजिए कोई बंदा या कोई सरकार या कोई भी सरकारी एजेंसी उस आर्टिकल का उल्लंघन कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं एक उदाहरण देके, जैसे 19 स्वतः समाप्त हो गया, 20-21 समाप्त नहीं हो सकते, बचता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकार का यह दायित्व होगा कि सरकारी नौकरी निकालने में वो कोई पक्षपात नहीं करेगी, सबको समान अवसर देगी। अब मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने मूल अधिकार 16 समाप्त कर दिया, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, राष्ट्रपति जी ने 16 समाप्त कर दिया। तो अब सरकार ने क्या काम करा, एक वैकेंसी निकाली और उसमें लिख लिया सिर्फ सवर्ण जाति के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब निवर्ण लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बेशक जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जो वो केस चलेगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, वो केस मूल अधिकारों के उल्लंघन का नहीं चलेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनुच्छेद 16 लागू नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 16 को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा चुका है। तो बस यही बात कह रहा है कि यदि कोई राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाता है, यदि ऐसे आदेश से कोई मूल अधिकार निलंबित होता है, तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा। बच्चा, ये जो मैंने छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत अच्छे शानदार छोटे छोटे यहाँ से सवाल आते हैं। और इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ समझ है, सुन भी लेंगे ईयरफोन लगा के तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।